स्टार्ट करें? सब रेडी? कौन सा यूनिट है? यूनिट 3, चार्ज ऑफ जीएसटी। कौन से सेक्शन रिलेवेंट है इसमें? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, आरसीएम का सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, स्पेशल केसेस के लिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। ये दोनों ही है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। कौन से? 9(1) और 9(2). रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए 9(3) और 9(4). उसके बाद सेक्शन 10(1), 2 और सेक्शन 10(2)(a) किसके लिए? कंपोजिशन के लिए। बराबर है ना? इसी पे तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग। पेज नंबर बताइए चलिए। 3.57। ये हो चुका था ना शायद मेरे ख्याल से, रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ अ कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स। ये टेबल होने का बाकी है क्या? अच्छा चलिए ठीक है, यहीं से स्टार्ट करना है हमें। ऑल राइट, तो हमें पढ़ना है रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 किसके लिए बेटा? गुड्स के लिए। और सेक्शन 10(2)(a) किसके लिए? सर्विसेज के लिए। रीड विथ रूल क्या? 7। ऐसे कितने रूल आपके जीवन पे रूल करेंगे? ढेर सारे, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। रूल 7 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017, इसके बारे में नीचे लिखा है, क्या कहते हैं? एज अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन 50/2020 ऑन 24/6/2020। एक तो रूल है और रूल को बार बार क्या किया जाता है? अमेंड किया जाता है। तो भाई रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा अंडर कंपोजिशन लेवी में? इसके लिए 2017 में रूल 7 बनाया गया था और उसको 2020 में बाद में क्या किया गया? अमेंड भी किया गया। तो ये जो टैक्स है ये विथ इंक्लूडिंग अमेंडमेंट है। ये क्या कहता है? प्रिस्क्राइब द रेट्स एट विच टैक्स इज पेएबल बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स एंड कंपोजिशन लेवी फॉर क्या? सर्विसेज, है ना? वैसे तो ये एक्ट कहता है कि ये कंपोजिशन का रेट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। तो इसका अपर कैप लॉ ने कितना डिटरमाइन किया है? 6%। और अभी है भी एक, हमने देखा था कि ओनली प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज विथ मार्जिनल प्रोविजन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वो 3% के स्लैब में आज भी अप्लीकेबल है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ए रजिस्टर्ड पर्सन रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ अ लेवी ऑफ क्या? गुड्स। ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स shall pay tax calculated at a prescribed rate। ये रेट कौन प्रिस्क्राइब करेगा फिर? गवर्नमेंट। किसके रिकमेंडेशन पे? जीएसटी काउंसिल के। मेंशन इन द टेबल बिलो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन ल्यू ऑफ अ टैक्स पेएबल बाय हिम अंडर रेगुलर स्कीम। रेगुलर स्कीम का सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। मैन्युफैक्चरर अगर हो आप क्या हो? मैन्युफैक्चरर। अदर देन द मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स दैट इज आइसक्रीम, पान मसाला एंड टोबैको एंड एरेटेड वाटर। तो ये 4 चीजें अगर आप नहीं बनाते हो, क्या नहीं बनाते हो? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर। इनको छोड़ के कोई भी चीज का आप क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग। आपका टर्नओवर कितने से कम है? 1.5 CR से कम है, तो आपको कितने परसेंट से टैक्स भरना है? 0.5% ऑफ अ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और बाद में इसे 24 नंबर इफेक्टिव रेट कितना परसेंट है? 1%। सीजीएसटी का हाफ और एसजीएसटी का 0.5%। सप्लायर मेकिंग सप्लाईज रेफर्ड इनटू द क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2 रेफर्ड टू एज कौन सा सर्विसेज? रेस्टोरेंट सर्विस इन डिस्कशन अंडर दिस चैप्टर। तो आपको लगेगा 5%, मतलब 2.5% सीजीएसटी, क्योंकि हम एक्ट जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा एक्ट है? सीजीएसटी। और इसी का रिप्लिका या इसी की कॉपी क्या है? एसजीएसटी। और दोनों मिला के अगर सीजीएसटी का रेट 2.5% है तो सी का 2.5 और एस का 2.5। इफेक्टिव रेट कितना हो गया आपके लिए? 5%। इज दैट ओके यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है और कहानी में? तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको 1% भरना है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको 5%। एनी अदर सप्लायर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड चैप्टर 2 कंपोजिशन लेवी ऑफ सीजीएसटी रूल। कितना परसेंट बेटा? 0.5% सीजीएसटी का। इसका मतलब क्या है? 1% टोटल, जिसमें हाफ सीजीएसटी है और हाफ एसजीएसटी। अब यहां पे एक चीज बड़ी है, किसका परसेंटेज? किसका? ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन
टेरिटरी ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। देखो कैसे वर्ड ट्विस्ट हो गए, यहां पे बात हो रही है टर्नओवर की, यहां पे भी बात हो रही है टर्नओवर की, और यहां पे बात हो रही है किसकी, टैक्सेबल सप्लाईज की ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि ये जो क्लॉज है थर्ड, ये लगता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडर, ये किसके लिए लगता है, ट्रेडर के लिए, जो ना तो क्या है मैन्युफैक्चरर है और ना तो क्या रन करता है, रेस्टोरेंट रन करता है। तो आप बन गए क्या बेटा, ट्रेडर। आप ट्रेडर होते हुए दो टाइप के गुड्स का सप्लाई कर सकते हो, एक टैक्सेबल और एक क्या, नॉन टैक्सेबल। तो आपको आपके नॉन टैक्सेबल गुड्स के टर्नओवर पे कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसके टर्नओवर पे करना है, टैक्सेबल टर्नओवर गुड्स के टर्नओवर पे ही टैक्स पे करना है। नोट, student may note that while aggregate turnover of preceding year is relevant for purpose of determining the eligibility to avail the composition scheme, आप कंपोजिशन में एलिजिबल हो या नहीं हो, ये डिटरमाइन करने के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर का सहारा लेना है, जिसमें टैक्सेबल भी आएगा, नॉन टैक्सेबल भी आएगा, इंटर स्टेट भी आएगा, एक्सपोर्ट भी आएगा, गुड्स का भी आएगा, सर्विसेज का भी आएगा, बस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड डिस्काउंट ऑन एडवांसेस, ये दो चीजें नहीं आएंगी। क्लियर है अपन इस टर्म पे। The tax has to be paid in accordance with the applicable tax on a turnover or a turnover of a taxable supplies as the case may be in a particular tax period। तो आप एलिजिबल हो या नहीं, इसके लिए टर्नओवर किसका देखना है, प्रीवियस ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। और चालू साल में आपका सीन क्या रहेगा, इसके लिए आपको टर्नओवर देखना है चालू साल का, और उसी पे आपको क्या पे करना है, टैक्स। तो भाई मैन्युफैक्चरर के केस में टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल ऐसा कोई बाइफर्गेशन किया गया नहीं है, रेस्टोरेंट के केस में भी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल ऐसा कोई बाइफर्गेशन नहीं है, सिर्फ सीरियल नंबर 3 के अंदर जहां सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होती है, ट्रेडर की बात होती है, वहीं पे बाइफर्गेशन मिलेगा आपको टैक्सेबल का और नॉन टैक्सेबल का। इज दैट ओके, कंफ्यूजन है कि क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। चलो आगे क्या लिखा है, रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ अ कंपोजिशन लेवी फॉर क्या, सर्विसेज। तो हमने तो कल ही डिस्कस किया था ना कि पहले तो इनका बोलना था कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आप कंपोजिशन में आ ही नहीं सकते, फिर लोगों ने बोला कि ऐसे थोड़ी ना चलेगा, तो ठीक है फिर आ सकते हो, पर सर्विस का पोर्शन कैसा होना चाहिए, 5 लाख या 10% ऑफ अ टर्नओवर। फिर कुछ लोगों ने बोला अगर हम सिर्फ सर्विस ही देते तो क्या हम छोटे कहलाने के लायक नहीं है क्या, है, फिर उसमें से कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिया, है ना, उनको छोड़ के बाकी अगर आप सर्विसेज देते हो, और कितने लाख तक सर्विसेज देते हो, 50 लाख तक, तो आपके लिए एक स्पेशल स्कीम है जो ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन लेवी फॉर सर्विसेज। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन ही अलग सेक्शन में मिलेगा, कौन सा सेक्शन, टे सब सेक्शन 2A में मिलेगा, बराबर है ना, ये आपका 10(1) का रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। क्या कहता है कि अगर आप एक पर्सन हो जो कंपोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट कर रहा है, शाल पे टैक्स एट 3%। अब 3% किसका रेट है, CGST का, मतलब इफेक्टिव रेट कितना हो गया, 6%, 3% और 3% ऑफ अ टर्नओवर सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी। कहने को तो सप्लाईज गुड्स एंड सर्विसेज का, पर इसमें गुड्स का सप्लाई मार्जिनल थोड़ा बहुत रहेगा, अभी मार्जिनल डिफाइन किया गया नहीं है, कितना प्रपोर्शन कितना परसेंट ऐसा कुछ बोला नहीं है। As seen above, since the tax under composition scheme has to be computed at a specified percentage of turnover in a state or turnover in a union territory, it is pertinent to understand what is turnover in a state or turnover in a union territory। ये तो समझना पड़ेगा, इसी पे आपकी केस स्टडी बनेगी। ये बहुत बड़ा झमेला है जीएसटी के अंदर, क्या डिटरमाइन करना, टर्नओवर, क्योंकि कई सारे चीजें या इसके प्रोविजंस और इसके क्लॉज कौन से टर्म के इर्द गिर्द घूमते हैं, आपके टर्नओवर के। आपको रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना, इसके लिए भी क्या जरूरी है, टर्नओवर। रेगुलर स्कीम में हो या कंपोजिशन स्कीम में हो, इसके लिए भी क्या जरूरी है, टर्नओवर। आगे चल के आपकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न की क्या रहेगी, कितनी रहेगी, ये भी किस पे डिपेंड करता है, टर्नओवर पे। उसके बाद आपको ऑडिट कराना है, एनुअल रिटर्न भरना है नहीं भरना है, ये भी सब किस पे डिपेंड करता है, टर्नओवर पे। तो टर्नओवर एक काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है to decide and determine the lot of provisions of a GST law। टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी अंडर कंपोजिशन लेवी, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 112। रीड विद द एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन
एक्सप्लेनेशन 2 हम कल भी कवर कर चुके थे, अब पढ़ेंगे इसको क्या लिखा है। एज पर सेक्शन 2112 टर्नओवर इन अ स्टेट oblique turnover in a UT means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supply जिस पे टैक्स पे करना है, कौन से बेसिस पे, रिवर्स चार्ज। तो आपके पीएनएल के क्रेडिट में जाने वाली एंट्री ही किसका पार्ट है, टर्नओवर का पार्ट है। वो एंट्रियां जो आपके पीएनएल में क्या होती है, डेबिट होती है, जिसपे आप ही टैक्स पे करते हो, कौन से मैकेनिज्म में, रिवर्स चार्ज में। इस एक्सपेंसेस को किस में काउंट नहीं करना है, टर्नओवर में, बल्कि इधर वाला पार्ट ही क्या लेना है, टर्नओवर। और साथ ही साथ आपके फिक्स असेट को जब आप डिस्पोज करते हो तो बैंक को डेबिट और फिक्स असेट अकाउंट को क्या करते हो, क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट में जाने वाली एंट्रीज विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट, टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या है, तो टर्नओवर बोलता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज। तो इसमें सभी सप्लाईज आ गए। टर्नओवर काउंट करते वक्त टैक्सेबल भी लेना है और एग्जाम। सिर्फ टैक्स लगाते वक्त कौन से टर्नओवर पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल पे। किसके केस में, ट्रेडर के केस में। मैन्युफैक्चरर के केस में ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। मेड विद इन द स्टेट और यूटी बाय अ टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ मेड फ्रॉम द स्टेट और यूटी बाय द सेड टैक्सेबल पर्सन, बट एक्सक्लूड करता है इसमें सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो बड़ा बड़ा सिंपल चीज है, ठीक। Further explanation 2 to subsection 10 clarifies for the purpose of determining the tax payable by the person under this section, the expression turnover in a state or union territory shall not include the value of following supply. Supply from the first day of April of a financial year up to the date when such person become liable for registration under this act. तो भाई आपको एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन होने का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट दिया है। अभी मान के चलते कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ये लिमिट कितने लाख का है, 40 लाख का। तो भाई 1 अप्रैल से लेके, तो जब तक आपका टर्नओवर कितना नहीं होता, 40 लाख, उस टर्नओवर को नहीं मानेंगे हम। किस पर्पस के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेएबल। मतलब आपका अभी रजिस्ट्रेशन लेने का ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ है बीच में कहीं हो गया। मान के चलो कि 15 सितंबर को आपका 40 लाख का क्या हो गया, टर्नओवर पूरा। तो आप टैक्स पे करने के लिए लायबल ही कब से हुए, 16 सितंबर को। 15 का डे क्लोज हुआ, तब तक आपका टर्नओवर 40 नहीं था। आपकी लायबिलिटी कब से आई, 16 से। फिर आप टैक्स कब से कब तक के लिए पे करोगे, 16 से लेके तो 31 मार्च तक के टर्नओवर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये होता है, ये होता है। तो क्या होता है, ये क्लैरिटी ना देने से समटाइम व्हाट हैपेंस, ऑफिसर रीच टू द एसएससी और उनको बोलता है कि आपका 1 अप्रैल से हम क्या काउंट कर लेंगे, टर्नओवर, और पूरे के पूरे टर्नओवर पे हमें क्या चाहिए, टैक्स। इसलिए लॉ को ये सब क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। एग्जम्प्ट सप्लाई और ऑफ सर्विसेज, एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ क्या, सर्विसेज। सर्विसेज का सप्लाई अगर एग्जम्प्ट है आपके लिए, प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स और एडवांसेस, जिस पे आपको मिलता है क्या, इंटरेस्ट या डिस्काउंट, इसे कंसीडर नहीं करेंगे। शाल नॉट इंक्लूड, ये वर्ड ही कहां से चालू होता है, शाल नॉट इंक्लूड। क्या दो चीजें इंक्लूड नहीं होगी, एक आपकी लायबिलिटी जो रजिस्ट्रेशन के लिए आती है, वहां तक का टर्नओवर इंक्लूड नहीं होगा, और लायबिलिटी आने से पहले या आने के बाद भी कभी भी हम इंटरेस्ट को और डिस्काउंट को किस में कंसीडर नहीं करेंगे, आपके टर्नओवर में कंसीडर नहीं करेंगे। On combined reading of the aforesaid provision, this method of computing the turnover in state or UT for paying the tax under the composition scheme can be depicted in the diagram below. तो देखो भाई, टर्नओवर को 2 बार गिनना है। एक बार ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपकी कंपोजिशन के लिए एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती, और अगर बन जाए तो कौन से टैक्स पे आपको क्या, टर्नओवर पे आपको क्या भरना है, टैक्स, जो हमें ऊपर के टेबल में दिया हुआ था। कहीं पे पूरे टर्नओवर का जिक्र किया गया है और कहीं कहीं पे सिप और सिप किसका जिक्र किया गया है, टैक्सेबल सप्लाईज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। While computing the turnover in a state to pay tax under the composition, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर एस फॉलो। क्या इंक्लूड होता है, सारे के सारे टैक्सेबल सप्लाई और एग्जम्प्ट सप्लाईज मेड विद इन द स्टेट अदर देन द मैन्युफैक्चर एंड
रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी फॉर गुड्स। एग्जाम्पल यहाँ पे भी इन्होंने दिया है कि ये क्राइटेरिया किसके लिए है, ट्रेडर के लिए। द एग्जाम सप्लाईज विल नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। क्या क्या नहीं लेना है, जीएसटी का जो पोर्शन है, जो आप पे करते हो माल को खरीदते वक्त, आपको इनवाइस आता है जिसमें गुड्स की कीमत होती है और नीचे क्या लिखा लगा रहता है उस पे, जीएसटी। तो यहीं तक रुक जाना है, जीएसटी को टर्नओवर में नहीं पकड़ना है। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, जिसपे आप आरसीएम में अंदर टैक्स पे करते हो, उसको टर्नओवर का पार्ट पकड़ना नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू द डेट अप टू द पर्सन बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, इसको कंसीडर नहीं करना है। वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे एग्जाम सप्लाई गुड्स की बात नहीं हो रही है, बार बार जिक्र किया जा रहा है किसका, एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट। और इसमें दो ही चीजें आती है, क्या, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इसको कंसीडर करना नहीं है। मतलब ये दो ही सप्लाई एग्जाम्प्ट है। अब केस स्टडी को समझेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ए फोटोग्राफर चंपक has commenced providing photography services in Delhi from April this year. His turnover of various quarter till December is as follow. अप्रैल में जून, इन 3 महीने में उसने 20 लाख रुपए की सर्विस प्रोवाइड की। जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर में 30 लाख। तो इस सेकंड क्वार्टर में जाकर उसका टर्नओवर हो गया कितना, 50 लाख। तो अगर इसने नया बिजनेस चालू किया था, कमेंस प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी दिया है, मतलब इसी साल पहले बार उसने क्या स्टार्ट किया है, बिजनेस। तो पहले तो वो 20 लाख तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा ही नहीं। फिर 20 के आगे और 30 लाख हुआ, तो 20 और 20 40 लाख जब उसका कंप्लीट हो गया, तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की क्या पड़ेगी, जरूरत। समवेयर इन बिटवीन जुलाई अगस्त एंड सितंबर। तो अपन मानते हैं कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जुलाई का 10 लाख है, अगस्त का 10 लाख है और सितंबर का 10 लाख है। तो 30 अगस्त को उसका कंप्लीट हुआ टर्नओवर कितने लाख रुपए का, 40 लाख का। उसके बाद वो टैक्सेबल पर्सन बन गया, मतलब लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन बन गया, और उसके बाद उसने और 20 लाख का बेचा माल। इन द गिवन केस, सिंस चंपक हैज स्टार्टेड द सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो वैसे भी क्या है, नील है। तो वो तो तय करना ही नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली नील है, इसका मतलब क्या, 1.5 सीआर से तो कम ही है, तो वो जा सकता है किसमें, कंपोजिशन में। कॉन्सिक्वेंटली इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर द सर्विसेज। क्या ये गुड सप्लाई कर रहा है, क्या नहीं, ये क्या सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज। तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन लेते वक्त कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज को मेंशन करके रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। ही बिकम्स एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन व्हेन हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कितना लाख, 20 लाख। तो इन्होंने खुद दिया है कि वो लिमिट कितनी है, मान के चलो 20, हम मान रहे थे कि वो कितनी है, 40। वैसे गुड्स के लिए लिमिट कितनी है, 40। अभी तक अपन रजिस्ट्रेशन के टॉपिक पे गए नहीं है, पर सर्विस के लिए लिमिट कितनी है, 20 लाख की है, और गुड्स के सप्लाई के लिए कितनी है, 40। तो ठीक है, ये सही है इनका कि अप्रैल में जून में जहां उसके कितने लाख पूरे हुए, 20 लाख। एक्चुअली ये फोटोग्राफर है, तो इट इज द केस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर एंड नॉट द सेलर ऑफ अ गुड्स। ये भी एक डिस्टिंग्विश पॉइंट है, आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्होंने खुद बोल दिया कि एलिजिबल टर्नओवर जो है अभी हाल में वो कितना है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, 20 लाख। While registering under GST, he opts for composition scheme for क्या, services. For determining his turnover of the state for payment of tax under composition scheme for services, turnover of पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून shall be excluded। इस पे उससे क्या नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि तब तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए ही लाइबल नहीं था। as the value of supplies from the first day of April of a financial year up to the date when such person become liable for registration under this act to be excluded for this purpose। तो कई बार जीएसटी को केस स्टडी से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, along with reading the plain text on next। ₹30 लाख का टर्नओवर, ये हो गया पहला 20 लाख का टर्नओवर, उसके आगे के 30 लाख के टर्नओवर पे ही शैल पे टैक्स एट कितना परसेंट, 6। रेट 6 कहां से आया, हाँ ये रेट कौन से रूल ने डिफाइन किया था, रूल नंबर 7। रीड विथ सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। रूल नंबर 7, रीड विथ सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। इन दोनों को मिलाओ तो पता चलता है कि इसके लिए रेट जो अप्लीकेबल है वो कितना परसेंट है, 6%। दैट इज उस पे उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा कितना भाई, 30 लाख का 6%,
1,80,000, जो 90,000 CGST और 90,000 SGST बनता है। बाय द एंड ऑफ जुलाई सितंबर क्वार्टर हिज एग्रीगेट टर्नओवर रीचेस कितना लाख रुपया? 50 लाख, बराबर है, 30 के आगे 50 हो गया अभी। Consequently, his option to avail composition scheme for service shall lapse by the end of July, August, September, क्योंकि ये लिमिट जो है 6% में आप दे सकते हो और आपका टर्नओवर का लिमिट कितना है उसमें 50 लाख, तो अगले क्वार्टर में उसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। कौन से लेवी से? कंपोजिशन स्कीम से, और जाना पड़ेगा रेगुलर स्कीम में। Consequently, his option to avail composition scheme for the service shall lapse by at the end of a September quarter and thereafter he is required to pay tax at a normal rate of कितना? 18%। सर्विस के लिए रेट कितना है? 18%। Thus the tax payable for October, November, December is 20 लाख का 80%, that is 3,60,000 प्रोवाइडेड अगर उसके पास कुछ ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो उसका बेनिफिट ले सकता है। While computing aggregate turnover for determining Champak's eligibility to pay tax under composition scheme, value of supply from the first day of April to a financial year up to the date when such person become liable for registration under this act, जहां पे हमने लिया था अप्रैल में जून, are included। कब कब? अगले साल अगर उसको वापस जाना है किसमें? कंपोजिशन स्कीम में, तो उसका जो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है वो अगर गिनना होता तो फिर अपन अप्रैल में जून के टर्नओवर को भी कंसीडर करते। यही यहाँ पे थोड़ा सा एक थीन लाइन है कि टर्नओवर में जब रजिस्ट्रेशन नहीं था तब का भी टर्नओवर लेना है अगर आपको ये काउंट करना है कि हम एलिजिबल है या नहीं है। Who are not eligible to opt for a composition scheme, ये बहुत जबरदस्त चीज है जिसका एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन नंबर 10 के सबसेक्शन 2 में। Registered person who is not eligible for a composition scheme for goods and registered person who is not eligible for composition scheme of क्या? सर्विसेज। अब कौन गुड्स बेचता है, गुड्स में ट्रेड करता है पर कंपोजिशन में नहीं जा सकता? सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। Supplier, registered person who is not eligible. Supplier engage in a making any supply of goods which are not leviable to tax under this law चाहिए यहाँ पे, जिसपे जीएसटी के अंदर क्या नहीं लगता? टैक्स नहीं लगता, तो वो किसी और कानून में भी क्या है? टैक्सेबल पर्सन हो सकता है, तो वो कंपोजिशन का फायदा नहीं ले सकता। वैसे तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही पड़ेगी नहीं, तो सवाल ही नहीं आता कि रेगुलर में जाना है या कंपोजिशन, क्योंकि वो जिस भी चीज में ट्रेड करता है उस पे क्या नहीं लगता? जीएसटी लगता ही नहीं। एग्जांपल, मैं प्योर डीलर हूं अल्कोहल का, एक भी चीज ऐसी नहीं बेचता विदाउट एनी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो सवाल ही नहीं आता, ना तो मुझे जीएसटी लगना है मेरे गुड्स पे, ना तो मुझे रेगुलर स्कीम में जाना है, ना तो मुझे कंपोजिशन। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ अ गुड, बहुत ही जबरदस्त चीज है। इंटरस्टेट कौन सा सप्लाई है? आउटवर्ड, मतलब अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हो तो आप कहां नहीं जा सकते? कंपोजिशन में, पर अगर खरीदते हो तो चलेगा, खरीदते हो तो चलेगा। कई लोगों को ये दिक्कत थी, कई लोग इस फिराक में थे कि भाई अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम में गया तो मैं बाहर के स्टेट से क्या नहीं खरीद पाऊंगा? गुड्स खरीद नहीं पाऊंगा। ये उनका बिल्कुल ही गलत एक अप्रोच था, पर धीरे धीरे वक्त के साथ लोगों को इसकी क्लैरिटी आ गई। हाँ, आप बेच नहीं सकते, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच नहीं सकते। बेच नहीं सकते मतलब ये बोला कि अगर बेचते हो तो कंपोजिशन में आ नहीं सकते। अगर आपको बेचना है तो फिर आप, सीधी सी बात है, कंपोजिशन से कहां रहिए, बाहर ही रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति। पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। वैसे तो ये अभी पढ़ा नहीं है हमने, पर पढ़ेंगे। सेक्शन 52 रिलेटिंग द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हैज बीन डिस्कस इन डिटेल इन द फाइनल लेवल, तो इंटर वालों को तो इसका कुछ है ही नहीं। पर्सन सप्लाइंग, अच्छा, मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, अगर आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो? आइसक्रीम। क्या मैन्युफैक्चर करते हो? पान मसाला। क्या मैन्युफैक्चर करते हो? टोबैको। और क्या मैन्युफैक्चर करते हो? एरेटेड वाटर। मतलब अगर आप आइसक्रीम पार्लर चलाते हो जहां आइसक्रीम मैन्युफैक्चर नहीं करते, आइसक्रीम को बेचते हो, तो आप कंपोजिशन में जा सकते हो, पर मैन्युफैक्चरर नहीं जा सकता, डीलर या ट्रेडर जा सकता है। तो टोबैको बेचने वाला भी जा सकता है, पान मसाला बेचने वाला भी
जा सकता है, सिर्फ ये बनाने वाला नहीं जा सकता। सप्लायर हु इज इधर ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और आप क्या हो, एक नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, रहते हो विदेश में, अपना एक आपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यहाँ क्या कर रखा है, अपॉइंट कर रखा है, तो आपको कंपोजिशन स्कीम में जाने का अधिकार नहीं है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। मार्क करिए इसको इंपॉर्टेंट। सप्लायर ऑफ सर्विस एज क्या, सप्लायर ऑफ सर्विसेज सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10(1) रेफर डिस्कशन इन द बिलो डायग्राम करेंगे। तो कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु आर द पर्सन, इंटर लेवल पे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। हु शैल नॉट अप्लाई फॉर द कंपोजिशन स्कीम फॉर क्या, गुड्स। अब ये जो 6% का रेट वाला है, अब इसमें तो रेट क्या क्या लगेंगे, 1%, रेस्टोरेंट है तो 5% और मैन्युफैक्चरर हो तो 2%, बराबर है। ट्रेडर हो तो कितना, 1% दिया है इसमें, पर वो एक्चुअली 2% है। आई विल क्लैरिफाई इट लेटर, ठीक है। आगे चलते, रजिस्टर्ड पर्सन जो एलिजिबल नहीं है फॉर कंपोजिशन स्कीम ऑफ क्या, सर्विसेज। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। वैसे तो इसको क्या लेने की जरूरत नहीं है, फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने की ही जरूरत नहीं है, तो फिर कंपोजिशन में जाने का तो सवाल आता ही नहीं है। तो ये दोनों इक्वल सेम पॉइंट है। सप्लायर एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम है। पर्सन सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, ये दोनों भी पॉइंट कैसे है, सेम है। मैन्युफैक्चरर ऑफ अ नोटिफाइड गुड्स जो है आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर एंड सप्लायर ऑफ अ नोटिफाइड सर्विसेज, तो कुछ सर्विसेज भी नोटिफाई की जा सकती है। उन लोगों को क्या नहीं लेते आएगा, कंपोजिशन स्कीम नहीं लेते आएगा। सप्लायर हु इज इधर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट, ये पॉइंट भी कैसा है, सेम है, बराबर है ना। सिर्फ एक पॉइंट गुड्स के लिए ज्यादा का है। अब वो पॉइंट क्या है, यहां पे बताया गया, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपोजिशन सप्लायर टू रिसीव इंटरस्टेट इनवॉइस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इंस्टीट्यूट ने भी जरूरी समझा कि स्टूडेंट को ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के माइंड में बस इतना है, इंटरस्टेट नहीं जमता। अगर आप कौन से स्कीम में हो, कंपोज, अरे पर क्या नहीं जमता, इनवर्ड नहीं जमता कि आउटवर्ड नहीं जमता, आउटवर्ड नहीं चलेगा, इनवर्ड सप्लाई खरीदने में कोई दिक्कत नहीं। A person engaged in a marginal supply of services other than the restaurant services also eligible for composition levy of goods। मतलब आपका मेन बिजनेस है गुड्स को सप्लाई करना, पर आप थोड़ा थोड़ा क्या सप्लाई करते हो, सर्विसेज भी सप्लाई करते हो, तो भी आप गुड्स वाले सेक्शन में ही क्या ले सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। फंडामेंटली composition scheme for goods can be availed in respect of a goods and only one service, namely कौन सा, रेस्टोरेंट सर्विस। यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्विस में कंपोजिशन स्कीम अप्लीकेबल है, वो है कौन सी सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस, जहां पे आप गुड्स भी सप्लाई करते हो। तो शेड्यूल 2 ने तो पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि रेस्टोरेंट सर्विस में जहां सर्विस भी दी जाती है और गुड्स का भी सप्लाई है, उसे हम गुड्स या सर्विस में से क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे। However, there are cases where the manufacturer or trader also engage in the supply of services other than the restaurant services, और ये बिल्कुल जेन्युइन है, इसके बारे में अपन ने कल भी केसेस क्या की थी, डिस्कस की थी। थ्रू द परसेंटेज ऑफ सच सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स। हो सकता है ना एक इंसान टर्नओवर कर ले 35 लाख का, पर उसमें 5,000 रुपए का कमीशन भी उसने कभी ना कभी किसी ना किसी से क्या किया है, रिसीव। ऐसे कई लोग होंगे कि बिल्कुल भी सर्विसेज नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, और होता है थोड़ा बहुत तो हर किसी के केस में। देयर आर ऑल्सो बी केसेस वेयर द रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर इज ऑल्सो इन सप्लाइंग द स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर सर्विसेज। मैं वैसे मेन तो चलाता हूँ रेस्टोरेंट, पर क्या मुझे, मैं किसी से 2 4 5 10 25,000 रुपए कमीशन नहीं ले सकता क्या, किसी भी काम के लिए ले सकता हूं ना। With a view to enable such taxpayer to avail the benefit of composition scheme for goods, second proviso to section 10(1) permits marginal supply of services other than क्या, restaurant services
for the specified value along with the supply of goods and restaurant services as the case may be. This specified value is value of क्या होनी चाहिए, ये सर्विस is not exceeding 10% of a turnover और 5 लाख whichever is क्या हायर. तो इसके क्वेश्चन भी नीचे दिए हुए, अपन उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. Thus, it can be inferred that where a turnover of a registered person opting for composition scheme for the goods is up to कितना लाख, 50 lakh in the preceding financial year, he can supply services other than the restaurant services up to maximum value of कितना, 5 lakh in the current financial year. Further, where the turnover of a registered person opting for a composition levy is more than कितना लाख, 50 lakh and up to कितना 1.5 crore in the preceding financial year, he can supply services other than the restaurant services in a current financial year up to the maximum value of 10% of a turnover. मतलब अगर 50 लाख का ही टर्नओवर था तो 5 लाख पे आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, क्योंकि ये विचेवर इस किसकी बात करता है, हायर की. पर आपका 60 लाख 70 लाख 80 हजार था, 80 लाख था, तो 8 लाख रुपए तक की भी आप क्या दे सकते हो, सर्विस दे सकते हो. अब यहाँ पे केस भी दिया हुआ है, राम सेवक इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स. मेन बिजनेस क्या है राम सेवक का, गुड्स सप्लाई करना. हिज टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितना है, 60 लाख. तो इसकी लिमिट बनाओ तो 60 लाख का 10% कितना होता है, 6 और 5 विचेवर इज हायर. क्या हायर है, 6 लाख. तो चालू साल में वो सर्विसेज दे सकता है कितने लाख तक, 6 लाख तक. Since his aggregate turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore, he is eligible for composition scheme for goods in current year. Further, क्यों है एलिजिबल, क्यों है, क्योंकि पिछले साल का कुल मिला के टर्नओवर ही कितने से ज्यादा नहीं है, 1.5 crore से ज्यादा नहीं है. Further, in the current year, he can supply services other than क्या, रेस्टोरेंट सर्विसेज अप टू द वैल्यू नॉट एक्सटीडिंग कितना लाख, 6 लाख और 5 लाख विचेवर इज हायर, मतलब कितना लाख, 6 लाख, दैट इज 6 lakh. Thus, he can supply service up to value of 6 lakh in current financial year. If the value of services supplied exceeds 6 lakh, he become ineligible for the composition scheme. और यही तो प्रोविजो है, इनएलिजिबिलिटी की जो प्रोविजो दी है वो यही कहता है कि ऐसा हुआ तो आप इनएलिजिबल और वैसा हुआ तो आप इनएलिजिबल. Interest income to be excluded for determining the value of a turnover in state or union territory and second provision to section 10(1). एक्सप्लेनेशन टू द सेकंड प्रोविजन. इसमें अब बोल दिया कि आपका सर्विसेज का टर्नओवर इतने से ज्यादा होना नहीं चाहिए. अब मैंने अगर एफडी ही लेके रखी है 2 CR की, जिसपे मुझे 20 लाख रुपीस क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ही मिल रहा है, वो तो मेरे पीएनएल की कहां जाके बैठेगा, क्रेडिट में जाके बैठेगा. तो पार्ट ऑफ टर्नओवर तो है, क्योंकि इंटरेस्ट भी अपने आप में तो एक क्या है, इनकम है ना, सर्विस है ना. जनरली बिजनेस, भाई मनी गुड्स और सर्विसेज नहीं है पर उसका इंटरेस्ट तो है. जनरली बिजनेस टेंड टू सेव एंड इन्वेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, लोन्स और क्या, एडवांसेस. बार बार आ रहा है ये, लगभग इसी पैराग्राफ में, इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में कितनी बार पढ़ रहा है अपन इसको, 4 बार. और अब कितनी बार पढ़ रहा है, 5वीं बार. However, this way they get engaged in a supply of service by way of extending deposit या loans या क्या, advances, a service other than the क्या, restaurant service, and where the income from such services cause the value of services supplied to exceed the value referred in a second provision. मतलब क्या, 10% या 5 लाख, तो उसको कंसिडर किया नहीं जाएगा. सेड बिजनेस वुड हैव बिकम इनएलिजिबल फॉर द कंपोजिशन स्कीम. फिर तो इंटरेस्ट कमाने वाले इंसान को कंपोजिशन स्कीम में जाने का अधिकार ही नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है प्रोविजो को. तो वो तो इनएलिजिबल हो जाता था. फॉर द गुड्स वन हैज टू ऑप्ट आउट ऑफ अ कंपोजिशन स्कीम. दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्डशिप टू द स्मॉल बिजनेस. अब काफी सारे स्मॉल बिजनेस, रिटायर पीपल है जो बिजनेस करते हैं और उनके पास काफी सारा अपने लाइफ का क्या रहता है, सेविंग रहता है, जो सेफर साइड रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो लोग रखते हैं, ताकि उससे उनको क्या मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे. तो फिर तो उनके साथ तो बहुत बड़ी क्या हो जाती, हार्डशिप हो जाती, जाती हो जाती. In a view of above, an explanation is inserted after the second proviso to section 10(1) to clarify that for the purpose of a second proviso to section 10(1) जो बात करती है ineligibility की, the value of a supply of exempt services by way of extended
एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन या एडवांसेस, और जिसपे आप कमाओगे क्या इंटरेस्ट या डिस्काउंट, शैल नॉट बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी अंडर सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10(1). ए रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन स्कीम में सप्लाई सर्विसेज अदर देन क्या रेस्टोरेंट। तो आप अगर कंपोजिशन लेते भी हो तो बिल्कुल आप बिंदास्त होके क्या सप्लाई करो, सर्विस सप्लाई करो, पर कौन सी सर्विस सप्लाई मत करो, रेस्टोरेंट मत खोल लो फिर इस चक्कर में कि कहीं 5% की जगह मेरा काम कितने परसेंट में हो जाएगा, 1%। फिर तो इंसान, लोग क्या गलत फायदा उठाने में बड़े एक्सपर्ट है। फिर बोलते हैं यस आई कैन बी अ सप्लायर ऑफ गुड्स एंड आई कैन ऑल्सो सप्लाई द सर्विसेज, तो मैं रेस्टोरेंट ही खोल लेता हूँ, और फिर 5% की जगह टैक्स कितने परसेंट पे लगेगा, 1% पे। ऐसा चलेगा क्या, नहीं। Of the value not exceeding 10% of a turnover in the preceding financial year in a state or union territory, जो है 5 लाख, whichever is higher. Thus, while computing the value of services other than the restaurant services as referred in this provision, interest, deposit, interest और discount consider करना नहीं है। The provision relating to composition levy discussed hereafter are applicable to both composition levy for goods as well as composition levy for services. Conditions and restrictions for composition levy, और ये condition और restriction एक्ट ने नहीं दिए हैं, कहां से आए हैं, रूल नंबर 5 से। Person opting for a composition levy has to comply with the following condition. He was not engaged in a manufacture of goods as notified under section 10(2)(e). ये कौन से गुड्स है, आइसक्रीम, टोबैको और एरेटेड पान मसाला और एरेटेड वाटर, ये चीजें आपने मैन्युफैक्चर नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप उसके क्या रह सकते हो, ट्रेडर या सेलर या डीलर रह सकते हो। द फॉलोइंग गुड्स हैव बीन नोटिफाइड, एक है आइसक्रीम, दूसरा है अदर देन क्या, एडेबल ऑयल, ऑयल नहीं क्या, आइस, और खाने के लिए जो आइस होता है ना, जिसका गोला बना के खाते हो वो चलेगा। आइसक्रीम अलग चीज है और आइस अलग चीज है। आइस फैक्ट्री जहां आप पानी को कूल करके क्या बनाते हो, आइस, वो कंपोजिशन में जा सकता है, पर आइसक्रीम वाला नहीं जा सकता। अच्छा, आइस और आइसक्रीम का फर्क तो समझ में आता है ना, वही फर्क उनको भी समझ में आता है। वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ। अब कोकोआ क्या होता है, जब आइसक्रीम बनता है तो उसमें वो जो चॉकलेट ही बनता है, किससे, जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है क्या, कोको बीन्स या कोकोआ। तो भले वो उस आइसक्रीम में कोकोआ हो या ना हो, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर ये डाल देते कि कोकोआ जिसमें है वो अलग चीज और कोकोआ जिसमें नहीं है वो अलग चीज, तो फिर आपको जीएसटी पढ़ने के साथ साथ एक शेफ का भी सहारा लेना पड़ता, कुकिंग शो भी देखने पड़ते और समझना पड़ता कि कौन सी चीजों में क्या चीजें डाली जाती है और क्या चीजें डाली नहीं जाती। थैंक गॉड कि जीएसटी वालों ने इतने डिटेल में जाना जरूरी नहीं समझा, ऐसा हुआ हम पे। ये है टैरिफ, सब हेडिंग ऑफ अ चैप्टर। तो ये टैरिफ के नंबर आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो। पान मसाला अगर आप बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो आप कहां नहीं जा सकते, कंपोजिशन में। ऑल गुड्स दैट आर टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट, तंबाकू या तंबाकू से बनने वाली कोई भी चीज, और क्या, एरेटेड वाटर, मतलब अगर आप पानी की बोतल, बिस्लरी जैसी बोतल बना के बेचते हो तो। As specified in the first schedule to the Custom Tariff Act 1975, he shall pay tax under section 9394 reverse charge on invoice supplies of goods or service or both। जो व्यक्ति कंपोजिशन में है, क्या पढ़ रहे हैं अपन ऊपर हेडिंग, कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर लेवी। पहला है कि आपने ये चीजें मैन्युफैक्चर करनी नहीं चाहिए। दूसरा, he shall pay tax under reverse charge mechanism on inward supply of goods and services or both wherever क्या applicable। हर चीज पे तो रिवर्स चार्ज लगता है क्या, नहीं। वो 16 चीजें दी थी कहां पे, 9(3) में, और कुछ चीजें दी थी कहां पे, 9(4) में, स्पेसिफाइड कैटेगरी में। उतनी ही चीजों पे आपको क्या लगता है, आरसीएम लगता है। ही इज नाइदर, तो कौन, जिसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, ऐसे व्यक्ति ने कहा नहीं जाना चाहिए, कंपोजिशन में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां रेट वेरी करते हैं। जीटीए पे कितना परसेंट है, 5 6 कहां से लाई, अभी तो 5 के 6 में चली गई। फिर कुछ सर्विसेज पे कितना परसेंट देना है आपको, लीगल सर्विसेज पे वगैरह
18%। मैन पावर सप्लाई पे कितना देना है? 18। तो सिंपल सी बात है, जिसकी भी लायबिलिटी आती है कहाँ टैक्स पे करने की? रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने की, आपके इनवर्ड सप्लाईज पे। फिर आप कंपोजिशन से क्या रही है? दूर ही रही है। तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा इंसान होगा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंट से माल खरीद के उसको क्या पे नहीं करता? फ्रेट पे नहीं करता। ये तो होता ही होगा, कई लोग देते होंगे। तो फिर कितने सारे लोग अगर बहुत डिटेल में इस प्रोविजन को देखें कि अगर मुझे फ्रेट पे करना है तो मुझे आरसीएम की लायबिलिटी आ रही है, पर उसमें काफी सारी एक लिमिट है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर ही आपको जीटीए के बिल्स पे आरसीएम में क्या पे करना है? टैक्स। तो वो लिमिट मेरे अभी जो मेरे पढ़ने में आई है वो थी ₹750 के ऊपर का अगर सिंगल इनवॉइस है तो ठीक है, काफी लोगों को फिर रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे फ्रेट पे करते हैं विच आर ऑलवेज लेस देन व्हाट? 750। और अगर उससे ऊपर का बिल आता है तो 2 बिल बनवा लेते हैं। इज नाइदर, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरआई हो तो आपको कंपोजिशन में जाने का अधिकार नहीं है। ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कलेक्ट टैक्स ऑन क्या? सप्लाईज ऑन टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। तो टैटू बनवाना है आपको अपने हाथ पे, नहीं हाथ पे नहीं, कहा? अपने सर पे। आई एम अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाईज, और ऐसा इनवॉइस ही आपको इशू करना है जिसको आप बोलोगे बिल ऑफ सप्लाई। He shall mention the word composition taxable person on every notice or signboard displayed at a prominent place of his principal place of business and every additional place of his business। मतलब आपका गोडाउन, आपका वेयर हाउस, इन सब चीजों जगहों पे और आपके मेन ऑफिस पे या शॉप पे आपको ये टैटू और बनवाना है क्या? कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। मैं तो बोलता बिल्कुल इधर टैटू ही बनवा लेने का डायरेक्ट सर पे, तो जय भोलेनाथ लिखते हैं ना लोग, वैसे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स ऑन सप्लाईज। और मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल कुछ लोगों ने तो ये भी टैटू बनवा लेना चाहिए, माय टर्नओवर इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट एंड आई एम नॉट लायबल टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी। सवाल ही नहीं आता, मेरे से कोई सवाल पूछने का ही नहीं। Further, where the goods held in stock by him are liable to be taxed under the reverse charge under section 9(4), the tax thereon has been paid under the reverse charge under section 9(4। अगर उसको 9(4) में कोई लायबिलिटी आती है तो उसको 9(4) सेक्शन में उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहिए। दिस कंडीशन, अभी बिल्कुल नई कंडीशन पढ़ने में आई है जिसके बारे में 3-4 लाइन नीचे लिखी हुई है। क्या बोलता है? This condition applies in case where a builder या promoter opting for a composition scheme has the stock of a goods on which he required to pay GST on reverse charge basis under section 9(4) in one or more of the following cases। कब करना पड़ेगा उसको? Builder promoter must purchase at least 80% of inputs and input services used in his supply of a services from क्या? Registered person। In case of a shortfall, he is required to pay tax under reverse charge on all such invoice supplies to the extent short of 80% of a invoice supplies from the registered person। अब सुनो, आप अगर बिल्डर हो तो आपका 80% इनपुट अगर रजिस्टर से नहीं है तो आपको सेल पे कितना परसेंट कलेक्ट करना है? 18%, जो सीधा सीधा आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की क्या बढ़ा देता है? कीमत बढ़ा देता है। तो ऐसे तो आपका माल बिकेगा नहीं। आपसे गलती क्या हुई कि आपने सिर्फ 78% इनपुट किससे किया है? रजिस्टर्ड पर्सन से। शॉर्टफॉल कितने परसेंट का है? 2% का। तो मेरा भाई पूरा टर्नओवर 10 CR का है। कितने का है? 10 CR। तो मैंने 7.8 CR का इनपुट ही किससे खरीदा है? रजिस्टर से। अब थोड़ा सा फर्क है, कितने लाख रुपए का? 20 लाख रुपए का। अब 20 लाख रुपए की चीजें कहां से जाके खरीदूं ताकि मेरा ये क्राइटेरिया 80% का क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो मैं करता हूं सरकार को एक काम करो साहब, ये 20 लाख रुपए पे 18% के रेट से, या हाईएस्ट रेट कितना है सब गुड्स का मिला के? 28। तो ये काम कीजिए, ये रहे 20 लाख, इसका कितना परसेंट? 28%, जो आता है कितना? 5,60,000। मैं खुद ही भर देता हूं मेरे ही जेब से, भले मैंने किसी से खरीदा नहीं। अब तो आप मानते हो ना कि मैंने कितने की कंडीशन फुलफिल कर ली है? 8। अब चलो भाई उसके 10 करोड़ का अगर ये है, और अगर वो 10 करोड़ पे 5% लेना चाहता है, 10 CR पे 18% कितना होता है? 1.8 CR होता है, बराबर है। पर 1.8 CR का काम अगर उसका 50 लाख में हो रहा है
5% का रेट लगाएगा तो 50 लाख में काम हो जाएगा, और अगर 18% लगाएगा तो 1.8 CR उसको कलेक्ट करके देने पड़ेंगे। तो कस्टमर तो उसके नाम से बोलेंगे ना, इतना पैसा ज्यादा क्यों ले रहे हो, सारी दुनिया के बिल्डर कितना परसेंट जीएसटी लगा के फ्लैट देते हैं, 5%, या अफोर्डेबल है तो कितना परसेंट, 1%। और आप एक अजब नमूने बिल्डर मिले हो मुझे जो बोलता है कि मैं जीएसटी लगाऊंगा कितने परसेंट से, 18। तो लोग तो बोलेंगे खरीदना ही नहीं है आपका फ्लैट हमें, उसका कितना बड़ा नुकसान होगा। और 80% लगाएगा तो 1.8 CR उसको कलेक्ट करने, सिर्फ उसकी एक गलती की, उसकी 80% ऑफ इनपुट किससे नहीं थे, रजिस्टर परसेंट थे। तो भाई ठीक है ना, उससे अच्छा है कि इसका गैप जो है वो है कितने का, 1.3 CR का। उससे अच्छा 5,60,000 अपनी ही जेब से भर दो 28% के स्लैब में, लो खत्म करो बवाल। हाँ कि ना? Where cement is received from unregistered person, promoter builder has to pay on a tax of such cement under कौन सा, रिवर्स चार्ज। बात समझ में आ रही है आपके? और क्या है, जीएसटी ऑन कैपिटल गुड इज पेएबल बाय द प्रमोटर ऑन क्या, रिवर्स चार्ज। ये तो हमने 9-4 में पहले भी पढ़ा था कि अगर आप कौन हो, रियल इस्टेट डीलर हो, तो आप अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से सीमेंट खरीदते हो तो आपको खुद ही उस पर क्या भर देना चाहिए, टैक्स। अगर आप कैपिटल गुड्स खरीदते हो तो उस पर भी आपको खुद को ही क्या पे कर देना चाहिए, टैक्स पे कर देना चाहिए आरसीएम के अंदर। फिर आगे क्या दिया है, इसको भी मार्क कर लो कि भाई क्या क्या टर्म्स है और कंडीशन है, अगर आप कंपोजिशन में जाते हो तो इंटर में पूछ सकते हैं। इंटीमेशन फॉर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, और ऐसे अपने मर्जी से नहीं जा सकते आप, कहा, कंपोजिशन। आपको बताना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट को कि मैं कहां जाना चाहता हूं, कंपोजिशन स्कीम में। एनी पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड एंड अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन may give an option to pay tax under composition levy in part B of a registration form, that is the form GST REG, मतलब रजिस्ट्रेशन 1। फॉर्म्स की शुरुआत यहां से शुरू होती है, REG 01, और ऐसे ढेर सारे फॉर्म्स के बारे में भी आपको पढ़ना है। हर फॉर्म को यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड किया गया नहीं है, कभी प्रैक्टिस में जाओगे तो ही उसके बारे में समझ पाओगे। तो भाई आपको पार्ट बी में करना है, तो हो सके तो इंटर वाली इसको याद रख लो, फाइनल वाली इतना भी याद रखे कि भाई इट इज वेरी नेसेसरी टू गिव द इंटीमेशन टू द प्रॉपर ऑथोरिटी व्हाइल अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन दैट द पर्सन अप्लाइंग विश टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी। उसमें भी पूछेंगे फिर गुड्स में चाहिए कि सर्विसेज में चाहिए। The same shall be considered as an intimation to pay tax under composition levy. Such intimation shall be considered only after the grant of क्या, रजिस्ट्रेशन टू अप्लीकेंट। सिर्फ आपके बोलने से होगा क्या कि मैं कंपोजिशन में जाना चाहता हूं, नहीं, ऑफिसर ने आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना भी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में और भी उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है जिसको अपन पढ़ेंगे। The option to pay tax under composition levy shall be effective from the date on which the registration is effective। तो ऐसा है कि वो जिस तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन आ गया उसके बाद के टर्नओवर पे ही आपको क्या पे करना है, टैक्स पे करना है। तो इस पे भी केस स्टडी बनती है कि मैंने अप्लाई किया था 1 मार्च को, सॉरी 1 अप्रैल को, पर मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ 7 अप्रैल को, तो मेरी लायबिलिटी कौन से टर्नओवर से गिनी जाएगी, 7 अप्रैल ऑनवर्ड्स। हाँ, टर्नओवर के क्राइटेरिया के हिसाब से मैं लाइबल हो गया था 1 अप्रैल को, तो मैंने अप्लाई भी कर दिया 1 अप्रैल। इंटीमेशन बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन। अब आप इंटीमेशन किसको देना है, अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप जीएसटी में हो ही नहीं और पहली बार ही क्या करवा रहे हो, अपने को रजिस्टर करा रहे हो, और कौन सा फॉर्म भर रहे हो, REG 01, तो आपको इंटीमेशन देना है अगर आप कहां जाना चाहते हो, कंपोजिशन। आप एक बार रजिस्टर हो चुके हो और रेगुलर में हो, और अब यहां से निकल के कहां जाना चाहते हो, कंपोजिशन। A registered person who opt to pay tax under composition levy shall electronically file an intimation in a prescribed form on a GST common portal। तो इसका फॉर्म है, आज भी अवेलेबल है, आप वहां जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो लॉगिन करके कि मुझे नहीं रहना ये रेगुलर वाले 9(1) सेक्शन के अंदर, मुझे टैक्स भरने की इच्छा नहीं है, जहां मैं आईटीसी क्लेम करूं और बाद में मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे क्या पे करूं, टैक्स नहीं करना मुझे सीधा सीधा 1% या 2% में क्या पे करना है, टैक्स पे करना। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो। अप्लाई मतलब उसको इंटीमेशन बोला है, बता दो किसको,
ऑफिसर को, बेवजह तो आपको रोकेगा नहीं वो। The intimation shall be filed prior to the commencement of a financial year for which said option is to be exercised। तो आप साल के बीच में रेगुलर से निकल के कहा नहीं जा सकते, कंपोजिशन में नहीं जा सकते, पर साल के बीच में कंपोजिशन से निकल के कहा आ सकते हो, रेगुलर में आ सकते हो। ऑन द डे विच यू आर सीज टू बी पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, जैसे ही आपका वो कंडीशन ब्रीच होती है या आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या करते हो, क्रॉस करते हो, तो उसी दिन से आप कंपोजिशन से निकल के जब आपकी मर्जी आधी रात को भी कहां आ सकते हो, रेगुलर में। पर आधी रात में रेगुलर से निकल के कहां नहीं जा सकते, कंपोजिशन में नहीं जा सकते। वो प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ, कब करना है आपको, फाइनेंशियल ईयर करना है। मतलब अभी कौन सा महीना चल रहा है आज की तारीख में, आज डेट क्या है, 24 मार्च 2021 है। अभी फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो ये बहुत सही समय है। अगर आप 1 अप्रैल से क्या लेना चाहते हो, कंपोजिशन, तो अप्लाई कब कीजिए, अभी कीजिए, बाद में मौका मिलेगा नहीं, फिर अगले साल भर आपको वहीं पे घुटन महसूस होगी, पर रहना पड़ेगा, पर आप कंपोजिशन में जा नहीं पाओगे। फिर क्या करना है, ही शैल ऑल्सो फर्निश स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 44(4) ऑफ CGST रूल 2017। अब इसको कुछ मार्क मत कीजिए आप अगर ऐसे छोटे छोटे एक एक हर रूल को मार्क करने लगे ना, तो आउट ऑफ रूल हो जाओगे। ये रूल कहता है, ये डिस्कस बाद में करेंगे क्योंकि अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि उसका पूरा बैकग्राउंड ही आपको पता नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल है वो, रूल 44(4). विद इन 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपको, अगर आप पहले ही रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आपको फर्निश करना है स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, इन ये आईटीसी के फॉर्म है, जहां पे आप जाना चाहते हो कंपोजिशन में, आप हो कौन, रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन। तो आपने आपके स्टॉक पे पहले ही क्या लेके रख दिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेके रख दिया है। वैसे आइडियली वो माल आपने तब खरीदा था जब आप रेगुलर स्कीम में थे, अब बेचोगे तब जब आप चले गए कंपोजिशन में, तो उस पे जितना आईटीसी लिया है उतना पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उसका रूल है ये, रूल 44(4), और इसको अभी यहां नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 में। विद इन 60 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो आप वैसे भी रेगुलर से निकल के कंपोजिशन में कहां जाओगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही जाओगे। तो ये बोलो कि बिगिनिंग ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर और द फ्रॉम द डे यू कन्वर्ट फ्रॉम द रेगुलर स्कीम टू द कंपोजिशन स्कीम, उसके 60 दिन के भीतर वो फॉर्म भर के आपको डिक्लेरेशन देना है कि मेरे पास कितना ऐसा स्टॉक है जो मैं रेगुलर स्कीम से अब लाया हूं, कहां पे, कंपोजिशन स्कीम में, और उसको अब बेचूंगा इधर। तो उसका आईटीसी आपको पे करना होता है। कैसे पे करना होता है, कैसे रिवर्स करना होता है, वो देखें। एनी इंटीमेशन in respect of any place of business in the state or UT shall be deemed to be an intimation in respect of all other place of business registered under क्या, सेम पैन। अब एक रूल अपन ने पहले भी पढ़ा था कि अगर एक पैन के अंदर आपके पास एक ही स्टेट में 3-4 जगहों पे क्या है, रजिस्ट्रेशन, तो उठ के तो जाना है आपको सबको, या तो कंपोजिशन में या तो सबको रेगुलर में। कुछ आपके रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में और कुछ रेगुलर में, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। तो अगर इन केस आपने इंटीमेशन दिया है, तो आपके जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस है सबके सब उठ के कहां चले गए, कंपोजिशन में चले गए, ऐसा माना जाएगा, और वो होगा बाय डिफॉल्ट। The option to pay tax under the composition levy shall be effective from the beginning of the financial year। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, रेगुलर स्कीम में हो और कंपोजिशन में जाना चाहते हो, तो साल के बीच में नहीं जा सकते, फ्रॉम द 1 अप्रैल ही जाया जा सकता है। A person applying for the registration can opt for the composition at the time of applying for the registration, this time being any time of a financial year। भाई रजिस्ट्रेशन तो साल के बीच में कभी भी ले सकते हो, वो तो बीच में से भी कंपोजिशन में आ सकता है, क्योंकि वो आ ही रहा है पहली बार जीएसटी के परिवार का क्या बनने, हिस्सा बनने, और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं रे, आबाद करने। जीएसटी इज अ वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ये देश को आगे बढ़ाने के लिए तो क्या लाया है, जीएसटी पे। बर्बाद कहां है, आबाद। जो जीएसटी में नहीं है वो बर्बाद। And composition levy shall be effective from the date from which the registration is effective।
A registered person can opt for a composition scheme from the beginning of the financial year and composition levy shall be effective from the beginning of said financial year. तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन जा सकता है. पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, ये न्यू पर्सन है, ये बहुत ही भोला भाला पर्सन है और ये अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है. क्या कर रहा है? जीएसटी में ले रहा है रजिस्ट्रेशन. ऐसा लोग बोलते हैं पर मैं ऐसा मानता नहीं. कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर. कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इफेक्टिव हुआ है ये कैसे पता चलेगा? तो आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि किस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ है और अप्लाई करते वक्त भी आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो कि कौन से डेट से इसको इफेक्टिव किया जाए. एक पर्सन देखो इसके बाल पहले ही उड़ चुके हैं. क्यों? क्योंकि ये पहले ही क्या था? रजिस्टर्ड था. कहां पे? जीएसटी में. और वो भी कौन से स्कीम में? रेगुलर स्कीम में. तो उसके सर पे बाल बचे रहेंगे इसकी तो संभावना है ही नहीं. पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसके क्या बना देता हूं, थोड़े से बाल बना देता हूं. वैसे मेरे भी उड़ गए हैं बेचारा. अब अच्छा लग. आओ. ये बेचारा जाना चाहता है, इस घुटन भरी जिंदगी से निकलना चाहता है. सेक्शन 9(1) को राम राम कहना चाहता है. कहां जाना चाहता है? कंपोजिशन. कभी भी जा सकता है क्या? नहीं. बोले आए तो अपनी मर्जी से थे पर जाओगे हमारी मर्जी से. तो इसको इंतजार करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और ये शिफ्ट होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10(3) रीड विथ रूल क्या? 6. तो काफी सारे रूल्स हैं इसमें. रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7. Withdrawal from the composition scheme by the taxpayer who ceases to satisfy any of the prescribed condition. तो ये रूल ये बताता है कि आप अब वैलिड नहीं हो, किसमें रहने के लिए लायक नहीं हो? कंपोजिशन स्कीम में. चुपचाप से आ जाओ. कौन सी स्कीम में? रेगुलर. द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन to pay amount under the composition levy shall remain valid so long as he satisfy all the condition. कितनी कंडीशन पढ़ी थी हमने? 6 कंडीशन पढ़ी थी ऊपर, पता है ना? mention in the relevant section and rules. For instance, the option to pay tax under the composition scheme lapses from the day on which his aggregate turnover of a registered person exceed the specified limit. जैसे नॉर्मल स्टेट में वो कितनी है? 1.5 CR या 50 लाख कहां पे है? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन द स्पेसिफाइड सर्विसेज. तो ऐसा व्यक्ति क्या नहीं होगा? कंपोजिशन स्कीम के लिए अब एलिजिबल नहीं रहेगा. मतलब उसकी एलिजिबिलिटी को विड्रॉ कर लिया जाएगा और उसको जबरदस्ती धकेल दिया जाएगा किधर? रेगुलर स्कीम. Such person is required to pay tax under regular scheme under section 9(1) from the day he ceases to satisfy any of the conditions prescribed in a composition levy. ये तो वैसे आपका फर्ज बनता है कि आप खुद ही बता दो कि मैं अब कंपोजिशन में रहने के लायक नहीं रहा, अब मुझे सुख की जिंदगी मंजूर नहीं है, अब बाल कुछ ज्यादा ही है मेरे सर पे, मैं उसको झड़ाना चाहता हूं. आप बोलो तो ठीक है, नहीं भी बोलोगे तो भी डिपार्टमेंट उठा के आपके रजिस्ट्रेशन को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा फ्रॉम कंपोजिशन टू रेगुलर. ही शैल इशू टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड देयर आफ्टर. तो फिर आप तो कंपोजिशन से निकल गए, फिर आपको बिल ऑफ सप्लाई नहीं देना है. क्या देना है? टैक्स इनवॉइस देना है और उस पर आपके गुड्स की कीमत और नीचे क्या? सीजीएसटी और उसके नीचे एसजीएसटी लगा के इनवॉइस बनाना पड़ेगा जैसे कि आम लोग करते हैं. Further, he is required to file intimation of withdrawal from the scheme prescribed within 7 days on the occurrence of such event. इस पे सीए फाइनल में केस स्टडी बन सकती है कि भाई ये बंदा अब सीज तो हो गया किसमें रहने को? कंपोजिशन. तो उसको कितने दिन के भीतर क्या करना चाहिए? अप्लाई करना चाहिए, इंटीमेशन देना चाहिए कि मैं निकलना चाहता हूं 7 दिन के भीतर. भले वो उससे पहले ही क्या इशू करना स्टार्ट कर सकता है? टैक्स इनवॉइस रेगुलर बेसिस पे इशू करना स्टार्ट कर सकता है. द इफेक्टिव डेट फ्रॉम विच विड्रॉवल ऑफ अ कंपोजिशन स्कीम शैल टेक इफेक्ट शैल बी द डेट इंडिकेटेड बाय हिम इज इन हिज क्या? इंटीमेशन. मतलब आपको आज लगा कि मेरा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्रेक हो गया या मैं थ्रेशोल्ड टर्नओवर एक पर्टिकुलर 1 CR से कहां चला गया?
ऊपर चला गया, तो मैं तो आज से ही खुद ही मान लूंगा कि मैं आ गया रेगुलर स्कीम में और रेगुलर टैक्स इनवॉइस देना इशू कर दूंगा। सरकार को बताते वक्त मुझे ये बताना है कि वो कौन सा दिन है जब से मैं एलिजिबल नहीं, तो वो मान लेंगी सरकार की चल भाई। और वो दिन ज्यादा नहीं दिए आपको, कितने दिए हैं? 7 दिन। तो आप आज आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई, तो आज के आज आपको फुर्सत नहीं मिली, तो कल करो, कल नहीं तो परसों करो, परसों नहीं तो नरसों करो, पर यहां बरसों का समय मिलने वाला नहीं है। But such date may not be prior to the commencement of a financial year in which such intimation is being filed. अब ये बड़ी जटिल जटिल चीजें लिख देते हैं। But such date may not be prior to the commencement of a financial year in which such intimation is being filed. अब देखो क्या लिखा है, इसके लिए भी सर्कुलर आया था, मतलब आपको 7 दिन के भीतर देना है। But such date may not be prior to the commencement of a financial year in which such intimation being filed. मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज होने वाला है तो ये काम 7 दिन से पहले करना चाहिए, सिंपल बात। Withdrawal from the composition scheme by a taxpayer who intend to withdraw from the said scheme. Withdrawal from the composition scheme by a taxpayer who intend to withdraw from such scheme क्या कहता है? The registered person who intend to withdraw from the composition scheme shall, before the date of such withdrawal, file an application in the prescribed form. The effective date from which withdrawal from the composition scheme shall take effect shall be the date indicated by him in his क्या application, but such date may not be prior to the commencement of the financial year in which such application for withdrawal is being filed. अगला क्या है? डिनायल ऑफ ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर द कंपोजिशन स्कीम बाय द टैक्स अथॉरिटी। कुछ टैक्स अथॉरिटी आपने अप्लाई करने के बावजूद भी आपको मना कर सकती है कि आप नहीं जा सकते, नहीं जाने देंगे हम आपको। कहां नहीं जाने देंगे? कंपोजिशन स्कीम में, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज अ रीजंस टू बिलीव। अब उसके पास पुख्ता कारण है ये मानने के लिए that the registered person was not eligible to pay tax under composition scheme or has contravened the provision of a CGST Act or provision of this chapter, he may issue show cause notice to such person. ऐसे ही नहीं उठा के क्या कर दो ना बोल दो कि खबरदार जो इसके बाद कंपोजिशन में रहे, तो अगर उसके पास है रीजंस टू बिलीव तो उसको इशू करना पड़ेगा क्या? शो कॉज नोटिस। कि मुझे बताइए, कारण बताइए कि क्यों आपको कंपोजिशन से बाहर ना निकाला जाए, एंड आई हैव द रीजंस टू क्या बिलीव। अपॉन रिसिप्ट ऑफ reply to show cause notice, he shall pass an order either accepting the reply or denying the option to pay under the composition scheme from the date of the option or from the date of an event occurring such contravention as the case may be। तो आपको शो कॉज नोटिस आएगा, आप अपने शो कॉज नोटिस का दिए गए समय में क्या दोगे? रिप्लाई दोगे। आपके रिप्लाई को वो पढ़ेगा, फिर उस पर मानेगा या तो नहीं मानेगा। अगर वो मान गया तो आप कंपोजिशन में रह सकते हो, पर उसको लगता कि वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो आपको उसके हिसाब से जो भी डेट उचित लगेगी, जिस दिन कॉन्ट्रावेंशन किया वो या फिर जिस दिन आपने रिप्लाई दिया वो, उस डेट से आपको कंपोजिशन से निकाल के कहाँ डाल देगा? रेगुलर में, और आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप कंपोजिशन डीलर नहीं रहे। तो जब आप फिर अपने जीएसटी कॉमन पोर्टल पे लॉग इन करोगे तो आप पाओगे कि अब आप कंपोजिशन में रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, और आपको सारे जो रिटर्न और फॉर्म्स दिख रहे हैं वो कौन सी स्कीम के अंदर दिख रहे हैं? रेगुलर स्कीम के अंदर दिख रहे हैं। In case of a denial of option to pay tax under composition levy by the tax authority, effective date of such denial shall be from the date including any retrospective date as may be determined by the tax authority. However, such effective date shall not be prior to the date of a contravention of a provision of this एक्ट। मतलब वो बैकडेटेड में आपको धकेल सकता है, मतलब वो आपको अगस्त के महीने में बोल सकता है कि 1 अप्रैल से आप कौन से स्कीम में लाए गए हो? रेगुलर में लाए गए हो। ये आपको बात वो बता सकता है कौन से महीने में? अगस्त महीने में। इतना अधिकार उसको है। पर वो कॉन्ट्रावेंशन जो आपका हुआ है, जिस वजह से वो चाहता है ऑफिसर कि आप अब कंपोजिशन में ना रहो, वो डेट उसके पहले की होनी नहीं चाहिए। मतलब अगर अपने ये अगस्त का महीना चल रहा है और आपका कॉन्ट्रावेंशन हुआ है 30 सितंबर को। कब हुआ है?
30 सितंबर को। तो आपको 1 अप्रैल से नहीं ला सकता, उसको 30 सितंबर एंड ऑनवर्ड से आपको रेगुलर स्कीम में लाना पड़ेगा। तो कंपोजिशन वाला कभी भी रेगुलर में आ सकता है या लाया जा सकता है, पर रेगुलर वाला कभी भी जा सकता नहीं है। जा सकता है जब वो अप्लाई करेगा एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। In each of the above cases, such person may furnish a statement in the prescribed form containing detail of a stock of inputs and input contained in a semi-finished or finished good held in stock by him on the date on which option is withdrawn or denied within the period of 30 days from which the option is withdrawal or from the date of order denying the composition scheme। फिर आपके पास पहले से स्टॉक तो रहेगा जिसपे आप पहले ही क्या अवेल कर चुके हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर चुके हो। अब तो उसका कोई उद्देश्य रहा नहीं क्योंकि आपको उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई उपयोग आगे होने वाला नहीं है। माय मिस्टेक, सॉरी। आप पहले किस में थे, कंपोजिशन में, अब आप कहां आ रहे हो, रेगुलर में। तो आपने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था क्या, नहीं। आगे बेचोगे तो उस पर आपको जरूरत पड़ेगी क्या लेने की, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे वक्त में अगर आप वो माल अब बेचोगे जो आपने खरीदा था कंपोजिशन में रहते हुए पर बेचोगे रेगुलर में, तो पूरी की पूरी लायबिलिटी आ जाएगी आप पे, और ये तो डबल लायबिलिटी आ गई क्योंकि आप पहले भी उस पर खरीदते वक्त क्या पे कर चुके थे, टैक्स, और उस पर आईटीसी लिया था क्या, नहीं। तो कम से कम जो माल आपके पास आज स्टॉक में बचा हुआ है उस पे आपको क्या देंगे, आईटीसी देंगे। इसके लिए फॉर्म है आईटीसी 01, ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। अ पर्सन, केस दिया है, अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस द टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ ऑन 9th ऑफ डिसंबर, 9th दिसंबर को। A person availing composition scheme during the financial year crosses the turnover of 1.5 crore on 9th of December. The option availed shall lapse from the day on which his aggregate turnover during the year exceed करता है, कितना exceed है, मतलब 1.5 तक ठीक है, उसके आगे जाएगा तब आपकी एलिजिबिलिटी कंपोजिशन में रहने की खत्म हो जाएगी। दैट इज ऑन 9th दिसंबर इन दिस केस। Composition scheme to be adopted uniformly by all the registered person having the same PAN, ये है प्रोविजो टू सेक्शन 10(2) एंड 10(2)A, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। A dealer Kishori Lal has 2 offices in Delhi and is eligible for composition levy for क्या, goods। If Kishori Lal opts for the composition scheme for goods, both the offices would pay tax under कौन सा scheme, composition scheme, and abide by all the condition as may be prescribed। ये भी केस क्लियर है। कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, ऐसा लिखा है सेक्शन 10(4) में। अ टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन स्कीम शैल नॉट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द रिसिपिएंट on supplies made by him, it implies that composition supplier cannot issue क्या, टैक्स इनवॉइस। हाँ, वो बिल ऑफ सप्लाई दे सकता है पर उसमें उस अलग से टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। कंपोजिशन स्कीम सप्लायर कैन नॉट एंटर इनटू द क्रेडिट चेन। हाँ, क्रेडिट चेन तो ब्रेक होती है ना, आईटीसी, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, तो हर कोई अपने से पहले लेवल पे खरीदे हुए और फाइनली कंज्यूमर है, तो हर कोई अपने पहले से खरीदे हुए केस पे क्या अवेल कर रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहा है, तो ये ब्रेक कर देता है। टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग फॉर अ कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसलिए वो नहीं एंटर कर सकता किसमें, इस क्रेडिट चेन में। imposition of penalty in case of a irregular availment of a composition scheme, बहुत गलत अगर है ये, अगर आप नहीं हो एलिजिबल फिर भी झूठा अप्लीकेशन करके अपने आप को क्या दिखाते हो, एलिजिबल, तो आपको बख्शा जाएगा क्या, नहीं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये बहुत स्वैग है फिर इसमें आगे फाइनल में, इंटरमीडिएट में नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट का स्वैग देखना है तो फिर पढ़ो क्या, असेसमेंट प्रोसीजर, कि वो लोग क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। If a taxable person has paid tax under the composition scheme, though he was not eligible for the scheme, the person would be liable to pay penalty as per the provision of section 73 and 74। और तो ये सेक्शन ही बड़े इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे असेसमेंट में, जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल में है, इंटरमीडिएट में नहीं है।
लेट अस रिकैप, फिर देखते हैं क्या क्या है। एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट कहां कहां लगेगा? स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी, इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी। यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटर लेटर में सी और एसी लगेगा, क्योंकि वो स्टेट ही है, उनका अपना खुद का क्या है, लेजिस्लेटर है। और जहां खुद का लेजिस्लेटर नहीं वहां पे सी और यू लगेगा, और अगर आउट ऑफ स्टेट बेचते हो तो आई लगेगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स लेविड ऑन सीजीएसटी और आईजीएसटी, इसकी पूरी लिस्ट दी है। सीजीएसटी किस पे लगता है? इंट्रास्टेट पे, आईजीएसटी इंटरस्टेट पे। कलेक्टेड एंड पेड किसके द्वारा करना है? टैक्सेबल। सप्लाई आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कहां पे लिखा है इसको? कॉन्स्टिट्यूशन में, बराबर है। वैल्यू फॉर लेवी ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये डिटरमाइन किया जाएगा अंडर सेक्शन 15 जो पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। रेट्स क्या है? मैक्सिमम सीजीएसटी का 20% और आईजीएसटी का 40%। मतलब आज किसी भी चीज पे जीएसटी लगाना है तो कितने से ज्यादा नहीं लगेगा? 40% से। और अगर इंटरस्टेट इंट्रास्टेट है तो मैक्सिमम 20% सीजीएसटी, 20% एसजीएसटी। पर आज की तारीख में मैक्सिमम रेट चल कितना रहा है? 28%, 14% सीजीएसटी और 14% एसजीएसटी। सप्लाईज ऑन विच टैक्स वुड बी लेविड विल इफेक्टिव फ्रॉम द नोटिफाइड डेट। कभी भी इनके मन में आया तो ये उठा के पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे क्या लगा सकते हैं? जीएसटी। उसके लिए उनको सादा सादा क्या लाना है? एक नोटिफिकेशन। एक्ट में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। और कौन उसको लागू करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टैक्स पेएबल अंडर कौन सा चार्ज? रिवर्स चार्ज। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नोटिफाइड जो करेगा कौन? गवर्नमेंट। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये है सेक्शन 9(3) और ये है सेक्शन 9(4). टैक्स पेएबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। इफ सच सर्विसेज सप्लाइड आर सप्लाइड थ्रू इट, तो ये कर चुके थे। कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 अभी अभी पढ़ के हमने क्या किया? खत्म किया। कंपोजिशन लेवी गुड्स के लिए दिया है सेक्शन 10(1) में और 10(2) में, और सर्विसेज के लिए दिया है 10(2)(a) में। कैटेगरी ऑफ पर्सन, हाउ टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी, ये अभी अभी रिसेंटली हमने क्या किया है? डिस्कस किया है। टर्नओवर की लिमिट क्या है? कुछ स्पेशल 8 स्टेट में 75 लाख, बाकी सब स्टेट में 1.5 CR, और इनकेस ऑफ सर्विस में लेना है तो 50 लाख रुपीस। रेट्स ऑफ टैक्स पढ़े थे। मैन्युफैक्चरर को 1%, मतलब 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी। अदर मतलब ट्रेडर को भी 1%। फॉर सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज के अंदर सेक्शन 2A में अगर टैक्स पे करना चाहते हो सेक्शन 10 के, तो आपको लगेगा कितना परसेंट? 6%। और अगर रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हो तो कितना परसेंट? 5%। कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शंस में 1, 2, 3, 4, 5 और पांच ही दिए यहाँ पे। ये 5-6 कंडीशन है जो अभी अभी हमने पढ़ी थी। हु इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, मैंने ऊपर भी बोला था कि इसको क्या मार्क करो? इंपॉर्टेंट मार्क करो। और कुछ है क्या? अदर पॉइंट्स है। बिल ऑफ सप्लाई शैल बी इशूड इंस्टेड ऑफ क्या? टैक्स इनवॉइस। टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेल। कंपोजिशन स्कीम अवेल सभी पैन के लिए। पेनल्टी शैल बी इम्पोज इन केस ऑफ इरेगुलर। अब आपको आपका क्या टेस्ट करना है? नॉलेज। और मैं चाहूंगा कि कल जब आप आओ तो इन सब क्वेश्चन के आंसर्स आके यहाँ पे डिस्कस करो, क्योंकि इसमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन 100% कहाँ आने वाला है? एग्जाम में आने वाला है। और ये जब क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ भी आएगा। तो क्या असाइनमेंट के तौर पे करोगे इसको आज? पक्का? 100%? 200%? श्योर? चलो देर, तो यहाँ खत्म करते हैं अपन इस चैप्टर को। कौन सा? चार्ज ऑफ जीएसटी। और कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विच इज द नेक्स्ट चैप्टर? एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। ऐसी कौन सी चीजें हैं, सेवाएं है और गुड्स का सप्लाई है जिस पे क्या नहीं लगना है? जीएसटी नहीं लगना है। सी यू टुमारो देन। चलो बाय बाय। वो मैन्युफैक्चर में स्टार्टिंग में दिया था 1% सीजीएसटी और एसजीएसटी, हाँ। बाद में एक बार हाफ दिया है। अभी 2% है मैन्युफैक्चरर। बताऊंगा मैं उसको, क्लैरिफाई करता हूँ। चलो बाय बाय।